आज की हमारी चर्चा में कोई लंबा चौड़ा लेख या कोई रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि हमारे पास सिर्फ एक वाक्य है, किसी टेक्स्ट से लिया गया। और ये वाक्य है, ये ऑडियो बुक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बाहर से मजबूत और अंदर से टूटे हुए हैं। बस एक पंक्ति, लेकिन इसमें मतलब भावनाओं का एक पूरा समंदर छिपा है। हाँ, और यही आज का हमारा मिशन है, इस एक पंक्ति के पीछे जो गहरे अर्थ हैं, जो भावनाएं हैं और वो दर्शक वर्ग जिनसे ये सीधे बात करती है, उसको समझना। तो चलिए इस एक वाक्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। ये दिलचस्प होगा क्योंकि ये वाक्य आप देखें तो सिर्फ एक परिचय नहीं है, ये आज के युवाओं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थिति पर एक तरह की टिप्पणी है। मतलब कुछ शब्दों में एक पूरी पीढ़ी की कहानी कहने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले सी पर आते हैं, स्टूडेंट शब्द पर। जैसे हम ये शब्द सुनते हैं, दिमाग में वो किताबें, परीक्षा, देर रात तक पढ़ाई, एक तस्वीर सी बनती है। पर क्या ये तस्वीर आज भी मतलब पूरी तरह से सच है? मेरा मतलब है, अकादमिक दबाव तो है ही, पर ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात नहीं हो गई है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्टूडेंट होने का मतलब आज सिर्फ अकादमिक प्रदर्शन नहीं रह गया है, ये एक पहचान के संकट का दौर है। आज का छात्र वो सिर्फ ग्रेड्स के लिए नहीं लड़ रहा, वो एक ऐसे माहौल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है जहाँ हर चीज की तुलना होती है। सोशल मीडिया पर दोस्तों की कामयाबियां, परिवार की उम्मीदें और भविष्य की अनिश्चितता, ये सब मिलकर एक ऐसा दबाव बनाते हैं जो सिर्फ किताबों से नहीं आता। ये एक तरह से अस्तित्व का दबाव है। और क्या ये दबाव हर छात्र के लिए एक जैसा होता है? जैसे क्या कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहे एक छात्र और मान लीजिए दिल्ली में लिबरल आर्ट्स पढ़ रहे छात्र का टूटा हुआ महसूस करना, क्या वो एक ही वजह से होता है? ये बहुत ही जरूरी बात रखाई आपने। दबाव के रूप बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन उसकी जड़ में एहसास एक ही है। अच्छा। हाँ, अपर्याप्त होने का डर, द फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। कोटा का छात्र शायद रैंक और स्कोर के पैमाने पर खुद को नापता है, जहां हर दिन हजारों लोगों से सीधी टक्कर है। उसका टूटना विफलता के डर से आता है। वहीं लिबरल आर्ट्स का छात्र शायद अपनी पहचान को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर, दुनिया में अपनी जगह को लेकर ज्यादा चिंतित हो। उसे शायद ये महसूस होता हो कि उसके आसपास सब कितने स्पष्ट हैं कि उन्हें जीवन में क्या करना है, और वो अकेला ही उलझा हुआ है। तो एक का संघर्ष ज्यादा बाहरी है, संख्यात्मक, बिल्कुल, और दूसरे का ज्यादा अस्तित्ववादी। लेकिन दोनों के मूल में खुद को साबित करने का बोझ है। मतलब स्टूडेंट शब्द का दायरा बहुत बड़ा हो गया। इसमें एक 16 साल का किशोर भी है जो बोर्ड परीक्षा के तनाव में, और एक 24 साल का युवा भी जो अपनी मास्टर डिग्री पूरी करके नौकरी की तलाश में है। हाँ, और इन दोनों के बीच की पीढ़ी भी, वो जो कॉलेज में है, नए दोस्त बना रहे हैं, सामाजिक तौर पर फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक ऐसे करियर की नींव रख रहे हैं जिसके बारे में वो खुद भी शायद निश्चित नहीं है। ये वाक्य इन सभी को एक ही धागे में पिरोता है, क्योंकि ये उनकी मार्कशीट की नहीं बल्कि उनकी आंतरिक स्थिति की बात कर रहा है। और यहीं पर इस वाक्य का सबसे शक्तिशाली हिस्सा आता है, ये विरोधाभास, बाहर से मजबूत और अंदर से टूटे हुए। ये एक मुखौटा पहनने वाली बात है ना? बिल्कुल, जो शायद हम सबने कभी न कभी महसूस की है। दुनिया को दिखाना कि सब कुछ ठीक है, सब नियंत्रण में है। यही इस वाक्य का मर्म है। मजबूत दिखना आज एक सामाजिक जरूरत बन गई है। इसे आप परफॉर्मेंस कल्चर कह सकते हैं, जहां आपका मूल्य इस बात से तय होता है कि आप कितने सफल, कितने खुश और कितने व्यस्त दिखते हैं। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा मंच है। बिल्कुल, आप अपनी छुट्टियों की, अपनी उपलब्धियों की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, क्लास में एकदम आत्मविश्वास से भरपूर दिखते हैं, दोस्तों के बीच मजेदार और लापरवाह होने का एक तरह से अभिनय करते हैं। ये एक अंतहीन प्रदर्शन है। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने एक बार कहा था कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपनी जिंदगी की बिहाइंड द सीन्स काट कर सिर्फ बेस्ट ऑफ हाईलाइट रील दिखा रहा है, और आप अनजाने में अपनी पूरी अनएडिटेड जिंदगी की तुलना उनकी उस हाईलाइट रील से करने लगते हैं। आपने बहुत सटीक उदाहरण दिया, और यही तुलना का अंतहीन चक्र आपको और भी अकेला महसूस कराता है। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। इसी दबाव में अपनी चिंता या अपनी कमजोरी को स्वीकार करना एक विफलता की निशानी बन जाता है। इसीलिए लोग एक मजबूत बाहरी कवच बना लेते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए शब्द
वो उस छिपी हुई सच्चाई को सामने लाता है। वो चिंता, वो अकेलापन, वो आत्मसंदेह और वो एहसास कि आप इस बोझ को अकेले उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या इस तरह की सीधी पहचान देना, किसी को टूटा हुआ कहना, हमेशा मददगार होता है? क्या ये किसी को उस टूटे हुए होने के लेबल में कैद भी कर सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक दुविधा है। एक तरफ ये लेबल एक तरह की मान्यता देता है, वैलिडेशन। जब कोई आपकी अनकही भावना को शब्द दे देता है तो आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपका दर्द वास्तविक है। ये कलंक को कम करता है। हाँ, ये उस कलंक को कम करता है जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा, इसका खतरा भी है। अगर इस लेबल को बहुत ज्यादा अपना लिया जाए तो ये एक आत्म पहचान बन सकता है। व्यक्ति खुद को एक टूटे हुए इंसान के रूप में देखने लगता है, जो उसकी उभरने की क्षमता को सीमित कर सकता है। बिल्कुल। ये उसे सशक्त करने की बजाय एक स्थायी पीड़ित की भूमिका में डाल सकता है। तो मतलब ये एक दोधारी तलवार है। ये दिलासा भी दे सकता है और एक पहचान का संकट भी पैदा कर सकता है। हाँ, इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इस वाक्य के बाद क्या आता है। अगर ये ऑडियो बुक सिर्फ समस्या पर ही ध्यान केंद्रित करती है और समाधान की ओर नहीं ले जाती तो ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर ये वाक्य सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, ये कहने के लिए कि हम समझते हैं कि आप कहाँ हैं और यहाँ से आगे बढ़ने का एक रास्ता है, तो ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है। टूटा हुआ शब्द एक अवस्था होनी चाहिए, पहचान नहीं। अब इस वाक्य के तीसरे और अंतिम हिस्से पर आते हैं, माध्यम। ये ऑडियो बुक, ये कोई किताब, लेख या वीडियो भी हो सकता था, लेकिन खास तौर पर ऑडियो बुक को चुना गया। मुझे लगता है इसमें भी कोई गहरा कारण छिपा है। माध्यम का चुनाव यहाँ बहुत सोच समझ कर किया गया है। एक किताब पढ़ने की तुलना में एक ऑडियो बुक सुनने का अनुभव वो ज्यादा निजी और अंतरंग होता है। आप इसे अपने कानों में सुनते हैं, अक्सर अकेले में। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव बन जाता है। हाँ, मैंने इस पहलू के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था कि गोपनीयता कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। कोई इसे वॉक पर जाते हुए या रात को सोने से पहले हेडफोन लगाकर सुन सकता है। उन्हें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वे ऐसी किसी चीज की मदद ले रहे हैं जो उनकी आंतरिक कमजोरी को संबोधित करती है। सही बात है। अगर आप लाइब्रेरी से तनाव कैसे कम करें जैसी किताब लाते हैं तो कोई देख सकता है, लेकिन ऑडियो बुक वो आपकी निजी दुनिया का हिस्सा है। बिल्कुल। ये तो उन लोगों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है जो सीधे मदद मांगने से डरते हैं। सही। गोपनीयता यहाँ एक बहुत बड़ा कारक है। उन छात्रों के लिए जो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं, मदद मांगना या ये स्वीकार करना कि उन्हें मदद की जरूरत है, उनके बनाए हुए कवच को तोड़ने जैसा है। ऑडियो बुक उन्हें बिना किसी सामाजिक दबाव के अपनी गति से जानकारी और सहारा लेने की आजादी देती है। ये एक सुरक्षित पहला कदम हो सकता है। और आवाज का भी तो एक अलग असर होता है ना। हाँ। शब्दों को पढ़ने की तुलना में उन्हें सुनना वो ज्यादा सुकून देने वाला हो सकता है, खासकर जब कोई भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा हो। हाँ, आवाज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। एक शांत, स्थिर और सहानुभूतिपूर्ण आवाज वो सीधे आपके मन तक पहुंचती है। ये एक दोस्त या सलाहकार की तरह महसूस हो सकती है जो सीधे आपसे बात कर रहा हो, आपको समझ रहा हो। टेक्स्ट में वो मानवीय स्पर्श नहीं होता जो आवाज के उतार चढ़ाव और ठहराव में होता है। ये कम औपचारिक, ज्यादा मानवीय लगता है। ये थेरेपी का विकल्प तो नहीं है, लेकिन ये उस दिशा में एक पुल का काम जरूर कर सकता है। किसी को हिम्मत दे सकता है कि वो अगला कदम उठाए। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें, एक ऐसा छात्र जो अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है, जो दुनिया के सामने मजबूती का मुखौटा पहने है, पर अंदर से अकेला और थका हुआ है, और उसे एक ऐसा निजी सुरक्षित माध्यम दिया जा रहा है जो सीधे उसकी आत्मा से बात करता है, तो ये एक बहुत शक्तिशाली संयोजन लगता है। ये एक बहुत ही सोची समझी और गहरी रणनीति की तस्वीर पेश करता है। ये वाक्य सिर्फ एक उत्पाद का प्रचार नहीं कर रहा है, ये एक भावनात्मक जरूरत को उजागर कर रहा है। ये बहुत ही सटीक तरीके से अपने लक्षित दर्शक वर्ग की पहचान करता है, उनकी सबसे गहरी असुरक्षा को आवाज देता है और उन्हें एक सुरक्षित और निजी समाधान का रास्ता दिखाता है। मार्केटिंग के लिहाज से तो ये कमाल है। ये सीधे उस दर्द पर उंगली रखता है जिससे लोग महसूस तो करते हैं पर कह नहीं पाते, और जब कोई ऐसा करता है तो एक तुरंत कनेक्शन बन जाता है। पर क्या इसमें एक नैतिक सवाल भी छिपा है?
आपने उस अवधारणा को छू लिया है जिसे एम्पैथी मार्केटिंग कहते हैं। ये उत्पाद के फीचर्स के बारे में बात नहीं करता है, ये उपभोक्ता की भावनाओं और संघर्षों के बारे में बात करता है। जब ये सही तरीके से किया जाता है तो ये ब्रांड और उपभोक्ता के बीच एक गहरा रिश्ता बना सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है, एक बहुत बारीक रेखा है जो सच्ची सहानुभूति और संवेदनशीलता के शोषण के बीच होती है। मतलब क्या वे सच में मदद कर रहे हैं या सिर्फ एक संवेदनशील दुख को बेच रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर ब्रांड का इरादा वाकई मदद करना है और ऑडियो बुक का कंटेंट अच्छी तरह से रिसर्च किया हुआ, सहायक और सशक्त बनाने वाला है तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक मार्केटिंग की चाल है जो लोगों की असुरक्षाओं का फायदा उठाकर अपना उत्पाद बेचने के लिए है, तो ये नैतिक रूप से गलत है। ये एम्पैथी की आड़ में एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है और उपभोक्ता आज बहुत समझदार है, वो इस अंतर को जल्दी पहचान लेता है। अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत अब कितनी जरूरी हो गई है, खासकर युवाओं के बीच। हाँ, ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की ओर इशारा करता है। आज की पीढ़ी अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा जागरूक है, ज्यादा खुली है, लेकिन उन्हें अभी भी सही भाषा और सही माध्यम की जरूरत है। वे पारंपरिक तरीकों से मदद मांगने में झिझक सकते हैं और यहीं पर इस तरह के नए माध्यम अपनी जगह बना रहे हैं। ये बाजार के उस बदलाव को भी दिखाता है जहां कंटेंट का उद्देश्य अब सिर्फ सूचित करना या मनोरंजन करना नहीं रहा, बल्कि सुकून देना, सहारा देना और सशक्त करना भी बन गया है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक अकेला वाक्य अपने अंदर भावनाओं, सामाजिक दबावों और बाजार की रणनीतियों का पूरा संसार छुपाए हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है, खासकर जब वे किसी अनकही भावना को आवाज देते हैं। हमने बाहर से मजबूत और अंदर से टूटे हुए होने के उस दोहरे जीवन को समझा जो सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज के परफॉर्मेंस ड्रिवन समाज की एक बड़ी सच्चाई है। और हमने ये भी देखा कि क्यों एक ऑडियो बुक जैसा निजी और अंतरंग माध्यम इस दर्शक वर्ग के लिए इतना प्रभावी हो सकता है, लेकिन उसके साथ क्या नैतिक सवाल भी जुड़े हैं। यह एक वाक्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसे संवाद करते हैं, कैसे हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं, जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। छात्र जीवन के अलावा समाज में और कौन से ऐसे समूह या पेशे हैं जहां लोगों को बाहर से मजबूत दिखने का भारी दबाव महसूस होता है, जबकि वे अंदर से टूटे हुए हो सकते हैं। सोचिए उन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के बारे में, या उन नए माता पिता के बारे में, या शायद उन डॉक्टरों और सैनिकों के बारे में जिनसे हमेशा मजबूत रहने की उम्मीद की जाती है। यह स्थिति हमारे समाज के बारे में और हमारे मजबूती के विचार के बारे में क्या कहती है?